ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, ये बढ़िया सा टॉपिक है आपका। तो देखते हैं इसको। देखो इसमें क्या है कि कंडीशन ऐसी है कि आप ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड होता है कोई भी कंडक्टर की वजह से, उसका रीजन क्या है वो समझना है हमें। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और छोटा सा डेरिवेशन भी है ना। तो कभी आईएमपी में दिया भी जाता था, लेकिन ये बार बार पूछा भी नहीं गया है। बहुत सालों पहले पूछा गया तो हमें प्रिपेयर हो जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है ना। आसान सा डेरिवेशन है, आपको नॉर्मल जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। अब ड्रिफ्ट होती क्या है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है उसकी, ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। फिर एक नया वर्ड यूज होगा यहाँ पर, रिलैक्सेशन टाइम, है ना, टाउ, वो क्या होता है तो वो देखते हैं। आपको एक चीज पता होगी कि जब भी कोई भी कंडक्टर होता है ना, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता है, उसकी रैंडम मोशन तो चालू ही रहती है, आप ऑलरेडी वो पढ़े हैं, है ना। तो आपकी जो रैंडम मोशन है वो तो हमेशा चालू की चालू रहेगी, वो रैंडमली कहीं पर भी घूमते हैं। अब उसकी जो रैंडम मोशन जो टोटल अगर नेट डिस्प्लेसमेंट उसका देखा जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका होता है जीरो, है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब वो एक ही डायरेक्शन में जाए, वो कब होगा, जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी कौन से सोर्स की वजह से प्रोवाइड होती है, तो बैटरी लगाने पर, है ना। तो जब भी आप बैटरी लगा दो, तो बैटरी लगाने पर आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको आप कहते हैं कि करंट फ्लो हो गया, है ना। बाकी आप ऐसे मान लो कि आपके पास कोई कंडक्टर है, ऐसा पड़ा हुआ है ना, सिलिंड्रिकल कंडक्टर फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बैठे नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन मोशन ही कर रहे हैं, लेकिन रैंडम मोशन है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है। तो उसका जो टोटल अगर निकाला जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा जीरो होता है इस कंडीशन में, है ना। अब अगर मान लो कि आपने उसको बैटरी से जोड़ दिया, तो मान लो कि मैंने वी वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो जब भी बैटरी लगाना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये प्लस माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन को कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बताओ, ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की। एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है ना, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको एक फोर्स लगेगा। तो यहाँ से देखिए, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जो है वो ज्यादा मोशन करने लगेगा धीरे धीरे करके। अब आपको ऐसा लगता है, आप जो है ना 10th स्टैंडर्ड में कुछ ऐसी फिगर बनाते थे, याद करो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आगे ऐसे गया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आगे ऐसे गया, ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे ऐसे, है ना। तो ऐसे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं नहीं है, एक्चुअल जो कंडीशन है ये तो आपने मतलब माना हुआ है, बाकी एक्चुअल में जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसे होती है वो आप राइट साइड की फिगर में देख पा रहे हैं, है ना। देखो आप यहाँ से, ये से मान लो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गति ऐसे मोशन में आया, चलो तो ये मोशन में आया 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 और यहाँ पर कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया। तो जैसे ही वो टकराया तो उसने उसकी एनर्जी लॉस कर दी। अब जैसे ही एनर्जी लॉस की, तो उसके ऊपर दूसरा अभी भी तो फोर्स लग रहा है ना, एफ इज इक्वल टू क्यू। तो फोर्स लगा तो उसने एक्सेलरेशन गेन किया, तो उसने एक्सेलरेशन गेन किया तो फिर से दौड़ा, ये ऐसे दौड़ा यहाँ, फिर से टकराया, फिर से ऐसे दौड़ा, फिर से टकराया, फिर से दौड़ा, तो एनर्जी हर बार उसकी लॉस होती जाती है ना। तो एक तो मतलब उसकी ऐसे पैटर्न बनती जा रही है। अब अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे ऐसे पैटर्न बन रही है, तो आपके देखो एक दूसरा भी पॉइंट यहाँ पर दिया है ना। देखो यहाँ पर अगर मान लो कि इसको मैं हटा दूं जो मैंने ड्रॉ किया, अब देखो यहाँ पर फिर ए बी और ए बी डैश दिया है आपको, है ना। तो ए बी जो है ना, वो आपकी जो कंडीशन है वो ऐसी है कि ए बी जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं की थी तब की थी, है ना, सुनना ध्यान से। और ए बी डैश जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के बाद की है ना। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोवाइड करते हैं तब आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो नहीं, इक्वल टू जीरो ऊपर में, पहले जब भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करते मतलब इक्वल टू जीरो, तब आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना, नेट। अभी तो ये जो है आपको तो मतलब छोटा सा पार्ट दिखाया गया है। अब इसमें क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर पहले बी तक पहुंचता था, अब यहाँ पर देखें तो आप कहाँ पर पहुंचा है, बी डैश तक पहुंचा है। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कहाँ पर है, लेफ्ट साइड, तो इलेक्ट्रॉन है धीरे धीरे आपका आगे बढ़ता जा रहा है ना। और एक डायरेक्शन में वो मोशन करने लगेगा, है ना। तो ऐसे रैंडम मोशन होती है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें, तो प्रोवाइड करने पर उसका कितना एक्सेलरेशन आता है, तो वो एक्सेलरेशन निकालना बहुत ही आसान है। फॉर्मूला तो हमें पता ही है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, फॉर्मूला में लिखूंगा एफ इज इक्वल टू एम ए, और ये जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन लिख दूं तो माइनस ई ई, तो वी कैन राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई ई डिवाइड बाई एम। इतना एक्सेलरेशन उसके पास आने वाला है ना। तो छोटा सा पार्ट हुआ आपका एक्सेलरेशन का भी।
अब वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, अब देखो आप ध्यान से कि एक जो कंसेक्यूटिव आप देख पा रहे हैं ना कि एक ए से यहाँ पहुंचा, जैसे मैंने कहा ना यहाँ आकर एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया होगा, फिर उसने टकराने के बाद उसकी एनर्जी लॉस की, फिर उसने एनर्जी गेन की, फिर दौड़ा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया। तो अगर इसके लिए मान लो कि टाइम लगा T1, इसके लिए टाइम लगा दूसरे टकराने के बाद, दूसरा टकराने के लिए टाइम लगा T2, ये लगा T3, T4, तो इन सब का जो एवरेज निकाला जाता है ना, तो उसको कहा जाता है एवरेज टाइम, है ना, फॉर द कंसेक्यूटिव। ये कंसेक्यूटिव जब टकराते हैं मतलब एक के बाद एक के बाद एक, तो जब भी ये टकराने का जो टाइम है उसका जब भी आप एवरेज निकाले तो उसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। उसको नाम दिया गया है रिलैक्सेशन टाइम, और उसको डिनोट किया जाता है टाउ से, है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि आप जब भी ये जो कोलाइड होते हैं कौन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो एक कोलाइडेशन का जो टाइम होता है उसका जब भी एवरेज निकाला जाता है उसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो मतलब एवरेज कोलाइडेशन का आपने टाइम निकाला कि इतने हर टाइम के बाद वो इलेक्ट्रॉन है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा रहा है ना, इसका मतलब ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो आपको तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पता ही है, और इस वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। अब इसकी जब रिलैक्सेशन टाइम को अगर आप कंसिडर करें तब आपकी जो वेलोसिटी मिलती है इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये लिखा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल वीडी से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। चलो अब वीडी लिखते हैं। आपको बताइए वेलोसिटी क्या होता है, बताओ। एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, टाइम क्या लिखूं मैं, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, तो एक्सेलरेशन है आपका माइनस ई डिवाइड बाई एम इनटू टाउ। तो वीडी का फॉर्मूला देख लीजिए आप, ई डिवाइड बाई एम इनटू टाउ। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ना, आगे जाकर ये यूज करना है एक जगह पर इसलिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, बाकी कुछ है नहीं। अब उसका एक छोटा सा डेरिवेशन आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, है ना। अगर मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ वहां पर मैग्नीट्यूड में प्लस लिखेंगे, है ना। मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ और सिर्फ लिखा जाए तो वहां पर हम प्लस लिख देंगे वहां पर। चलिए नेक्स्ट, अब छोटा सा डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है ना, थोड़ा देखना ध्यान से। ये डेरिवेशन जैसे मैंने कहा ना लंबे टाइम से पूछा नहीं गया एग्जाम में, तो अगर आपके नसीब में होगा तो ये पूछा जा सकता है ना। तो एक कंडक्टर लिया गया है, और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट साइड की तरफ है। इसका मतलब आपने बैटरी जो जोड़ी है वो प्लस यहाँ होगा और माइनस, मतलब कि प्लस के माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे फ्लो हो रही है। तो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब राइट साइड जाता हुआ दिखा रहा है ना। अब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस है, अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में, है ना, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में उसको टाइम लग रहा है डेल्टा टी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, वीडी। तो आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वीडी इंटू डेल्टा टी, है ना। तो डिस्टेंस आप ऐसे लिख सकते हैं, वीडी इंटू डेल्टा टी। सो वी कैन राइट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वीडी इंटू डेल्टा टी, है ना। ये डिस्टेंस उसने कवर किया है, दोनों एंड के बीच की बात कर रहा हूँ। अब इसमें नेक्स्ट देखना, उसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी आपको ए दिया गया है ना। अब आप मुझे बता पाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इतने पोर्शन में। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है इस कंडक्टर में तो कितने होंगे, पूरे वॉल्यूम होगा क्या इसमें। अब ये तो वॉल्यूम होगा पूरा, तो मुझे क्या वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने ना। तो यहाँ से Q is equals to V लिख देते हैं। Q इज इक्वल टू एनी। हाँ मतलब एनी का यहाँ पे V है ना। हाँ हाँ, लेकिन एनी हो गए, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने लिखूं मैं इसमें, क्या वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या उसको। अगर मान लो कि मैं सुधा एक इतना क्रॉस सेक्शन ले लूं, इतना सा देखना है ए वाला, इसमें अगर एन है इलेक्ट्रॉन, तो क्या सभी क्रॉस सेक्शन बनाते जाओ, तो क्या ये तो पूरा वॉल्यूम हो गया ना। तो मुझे एन को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, वॉल्यूम के साथ। तो मुझे क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, है ना। मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, उसमें एन इलेक्ट्रॉन है ना, सिर्फ और सिर्फ इतने से छोटे से क्रॉस सेक्शन में एन इलेक्ट्रॉन है। तो पूरे जो आपका डेल्टा एक्स है उसमें कितने होंगे, तो वो तो पूरा वॉल्यूम है, तो एन इंटू वॉल्यूम करना चाहिए मुझे, है ना। तो चलिए चार्ज लिखता हूं मैं यहाँ पर, है ना। चार्ज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई इंटू डेल्टा टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी से।
और दूसरा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ए, तो मैं यहाँ पर पहले निकाल देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अलग से निकाल के दिखा देता हूँ आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट एन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। बोलो वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पर? वॉल्यूम क्या लिखा जाता है? एरिया इंटू लेंथ। आपको याद है ना, वॉल्यूम का क्या लिखेंगे? एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है यहाँ पर? कैपिटल है। लेंथ कितनी है? डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स को मैं क्या लिखूंगा? वीडी इंटू डेल्टा VD टी। delta D. तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो एन ई, तो एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ई क्या लिखूंगा मैं? फॉर्मूला है ना Q इज इक्वल टू एन ई और Q इज इक्वल टू आई टी। ये लिखा हुआ है, ये आई टी हुआ, ये एन और ये पीछे बचा ई, है ना। ये पूरा फॉर्मूला ऐसे बना हुआ है, देखिए। और वीडी जो है ना वो आपका मॉड्यूलस में लिख लेना, क्योंकि वो वहां पर वीडी का फॉर्मूला जो है माइनस में आता था, आप देखो, है ना। तो इसको मॉड्यूलस में लिख लेना, तो माइनस में यहाँ पर निगलेक्ट करूंगा इसलिए। तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर I इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एन ए। अब वीडी का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या था? ई डिवाइड बाई एम इंटू टाउ, ये वाला। तो एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ए ई। चलिए यहाँ से सबसे पहले क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बताओ? डेल्टा टी से डेल्टा टी तो कैंसिल हो गए यहाँ से। अब आई इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा बताओ? एन, फिर ई स्क्वायर, देखो ई और ई दो बार बचे ना, तो ई स्क्वायर, फिर अपॉन एम, यहाँ पर अपॉन एम बचा मास, फिर एरिया बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड बची, और कुछ बचा क्या? नहीं, बस इतना बचा, है ना। टाउ बचा, टाइम बचा, यस। तो टाउ बचा ये। चलिए इतना बचा आपके पास। अब क्या मैं आई को जे ए लिख सकता हूँ क्या? अभी मैंने बताया था ना, आई इज इक्वल टू जे। जे को करंट डेंसिटी को डिफाइन किया था, याद करो। जे इज इक्वल टू करंट डिवाइड बाय एरिया। सो आई इज इक्वल टू जे, तो मैं यहाँ से जे पुट करूंगा उसको। सो एन स्क्वायर ए इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ डिवाइड बाय एम। चलो यहाँ से ए भी तो उड़ गया, तो बचा क्या? सिर्फ जे बचा, यस। तो जे इज इक्वल टू, यहाँ से मैं लिखूंगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एम और टाउ ई, इतना बचा। देखो अब वो ओम्स लॉ क्या था, याद करो। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। कैसा पढ़ा था हमने? हाँ इक्वेशन सर। नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या मैं इसको कंपेयर करके सिग्मा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? ये ई से ही हाँ कंपेयर, तो बाकी क्या बचा? नहीं सिग्मा। सर, तो सिग्मा इज N इक्वल टू square एन स्क्वायर टाउ tau by n. डिवाइडेड बाय एम, है ना। ये जो डेरिवेशन है ना, ये कभी कभी पूछ लेते हैं ना, तो ये थोड़ा देख लेना। ये डेरिवेशन बहुत साल पहले पूछा गया था इतना।